आज का लेक्चर भारत के हर एक इंसान और हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या कुछ हमने मिस्टेक्स करी हैं अपनी इकोनॉमी पे, जो जिसकी वजह से हम जो है जितना विकसित हम होने चाहिए उतने विकसित हम हो नहीं पाए हैं। आपको पता है इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, राइट। उसके साथ साथ अभी हमें G20 की भी अध्यक्षता मिली है। ये सब तो बहुत अच्छी बात है, डेफिनेटली ये सब बहुत अच्छी बात है। बट आपको पता है बहुत सारी मिस्टेक्स भी हमने, जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से बहुत सारी मिस्टेक्स भी हमने करी हैं, जिसकी वजह से जितना डेवलप्ड हमारा देश होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। अगर मैं इंडिया और चाइना की बात करूं तो हमने ऑलमोस्ट सेम ही ईयर में जो है अपना डेवलपमेंट शुरू करा था, अपने अपने देशों का डेवलपमेंट शुरू करा था। और अगर आज आप कंपेयर करो तो अगर मैं जीडीपी पर कैपिटा की बात करूं या फिर अगर मैं जीडीपी पर कैपिटा की बात करूं तो चाइना की अगर हम कुछ आंकड़े देखें, ये मैं 2019 का डेटा आपके साथ शेयर कर रही हूं, प्रेजेंट डेटा भी मैं आपको बताऊंगी, बट 2019 की बात करें तो चाइना की जो जीडीपी पर कैपिटा है वो है अराउंड $9,771 और हमारी है जी 2000 के आसपास। ये संख्या थोड़ी सी बड़ी है अभी 2021-22 में अगर हम जाने तो, जो कि 12,000 के आसपास हो गई है और हम पर अभी भी 2200 के आसपास है। ये मैं डॉलर में बात कर रही हूं, तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा डिफरेंस है। दो ऐसी कंट्रीज जिन्होंने एक ही टाइम पे अपना डेवलपमेंट शुरू करा था, उनके स्टैटिस्टिक्स आज के टाइम में इतने ज्यादा बदल गए हैं या फिर उनमें इतना ज्यादा जो गैप है वो किस तरीके से आ गया है। तो आज के सेशन में हम यही चीजें रियलाइज करने वाले हैं कि क्या कुछ हमने मिस्टेक्स अडॉप्ट करी हैं और उनके क्या कुछ सोल्यूशंस हो सकते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पिंकी। ओके, आई एम पिंकी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं मैम आई एम पिंकी बोला करिए। सो आई एम पिंकी और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अड्डा 24/7 पर। तो हम वो सीधा हम उन प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला है हमारा ट्रेड डेफिसिट। हमारे यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट ज्यादा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हम जो जितना विकसित होने चाहिए थे, जितने डेवलप्ड होने चाहिए थे, जिस तरीके से हमारा ग्रोथ होना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी रुकावट है। उसके बाद हमारे देश में पॉवर्टी, गरीबी और इनइक्वालिटी भी बहुत ज्यादा है। उसके बाद रिसेशन भी एक समस्या है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इकोनॉमी जी जो है बढ़ोतरी इकोनॉमी की वो नहीं हो रही है। ठीक है, रिसेशन होता है मंदी, और ये मंदी महंगाई से कैसे लिंक्ड है ये सब भी मैं आगे के लेक्चर में, आगे के स्लाइड्स में आपको बहुत अच्छे से बताने वाली हूं। सबसे पहली जो ट्रेड डेफिसिट मैंने लिखा है उस समस्या का समाधान, और सबसे पहले समाधान से पहले उसका मतलब समझ लेते हैं। तो जब मैं ट्रेड डेफिसिट की बात करती हूं, मैं यहां पर एग्जैक्टली बात कर रही हूं आपके करंट अकाउंट डेफिसिट की, जिसको हम जो शॉर्ट फॉर्म में कैड भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए अगर सरल भाषा में इसका मतलब मैं बताऊं तो कैड का मतलब होता है जब कोई भी देश एक्सपोर्ट जो है वो हमारा कम होता है और हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, यानी हम खरीद तो ज्यादा रहे हैं बाहर के देशों से पर हम बेच कम रहे हैं, तो हम एक डेफिसिट यानी एक घाटे वाली सिचुएशन में आ जाते हैं, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट बोला जाता है। इसमें भी दो तरीके में, हम दो टाइप्स में इसको हमें डिवाइड करूंगी। पहला है ट्रेड अकाउंट, दूसरा है इनविजिबल अकाउंट। ट्रेड अकाउंट में वो सारी चीजें आती हैं जो हम गुड्स बेसिकली जो होते हैं उनका लेन देन करते हैं दूसरे देशों के साथ। इनविजिबल की जब मैं बात करती हूं तो हम यहां पर सर्विसेज की बात कर रहे हैं, राइट। मैं कुछ आपको नंबर्स यहां पर दिखाना चाहती हूं जिससे आपको बेटर तरीके से चीजें क्लियर होंगी। अगर मैं पूरे टोटल करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करूं तो ये आरबीआई का 2021-22 फाइनेंशियल ईयर का डेटा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो हमारा $38.76 बिलियन था, जिसमें से हमारा जो ट्रेड अकाउंट था, यानी हमने जो गुड्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाए हैं, वो कितने बेचे हैं और कितने खरीदे हैं, और हम जो है इस वाले साइड में घाटे में रहे हैं। कितना घाटा हुआ है जी हमें? $189.45 बिलियन का। अगर मैं सर्विसेज की बात करूं तो ये हमारा बेटर एक रहा है, यहां पर हम हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं सर्विस सेक्टर में, सर्विसेज में, और यहां पर हम सरप्लस में रहे हैं। कितना सरप्लस में, कितना हम अच्छे पॉजिटिव साइड पर रहे हैं? $150.7 बिलियन का हमें यहां फायदा हुआ है। बट फिर भी ओवरऑल जो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट है वो ज्यादा ही रहता है। तो इस समस्या को हमें सॉल्व करने की जरूरत है, तभी हम बेसिकली हम अपनी इकोनॉमी को, अपनी ग्रोथ को कहीं ना कहीं अच्छा उम्मीद कर सकते हैं, अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट एग्जैक्टली
कैसे बढ़ता है? हम बोल रहे हैं कि जी हमारा डेफिसिट बढ़ गया, हम जो है बेच कम रहे हैं और खरीद ज्यादा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्या ऐसा क्या खरीद रहे हैं हम जिसकी वजह से हमारा कैड हमेशा बढ़ा हुआ होता है? तो वो सारे रीजंस अभी मैं आगे के स्लाइड्स में आपको दिखाने वाली हूं। उससे पहले आप ये जान लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि मैम अगर कैड बढ़ भी रहा है तो उससे क्या समस्या है, उससे क्या प्रॉब्लम है? देखिए उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस 1991 1992 याद होगा, जब हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व था, जितना हमारे पास डॉलर होता है, फॉरेक्स रिजर्व जो होता है वो इतना ज्यादा कम हो गया था कि हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते का जो है फॉरेक्स रिजर्व बचा था कुछ भी चीज खरीदने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन कब आती है? जब हमारा कैड जो है वो बेसिकली हमारा कैड ज्यादा होता है, हम डेफिसिट में ज्यादा होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन दोबारा कभी भी ना आए, उसके लिए हमें अपने कैड को, करंट अकाउंट डेफिसिट को बैलेंस रखना पड़ेगा, राइट? अब क्या क्या चीजें हैं जिनसे जो है करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है? सबसे पहला है, आपको पता है हम जो है बाहर से तेल बहुत खरीदते हैं, नेचुरल गैस खरीदते हैं, हम नेट एनर्जी इंपोर्टर हैं, हम बहुत ज्यादा एनर्जी इंपोर्ट करते हैं। जितना भी तेल, जितनी भी एनर्जी हम यूज करते हैं उसका 80% हम बाहर से खरीदते हैं, हम अपने देश में पैदा नहीं करते हैं। तो जब इतना ज्यादा हम बाहर के देशों पर डिपेंडेंट है तो कहीं ना कहीं मतलब हम बाहर से चीजें इतनी ज्यादा खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा कैड तो बढ़ेगा ही। तो एक ये रीजन है हमारा कैड बढ़ने का। दूसरा है गोल्ड इंपोर्ट, हम बहुत ज्यादा सोना भी खरीदते हैं, दूसरा एक ये रीजन है कैड बढ़ने का। तीसरा है जो इलेक्ट्रॉनिक के जो भी आइटम्स होते हैं वो भी हम बहुत ज्यादा अपने देश में खरीदते हैं, बाहर से खरीदते हैं। तो ये 3 मेजर रीजन है जिसकी वजह से कैड जो है वो बढ़ा हुआ है या फिर हमेशा ऑलमोस्ट हमेशा बढ़ा रहता है हमारे देश में। अब जान लेते हैं इनके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम था क्या? नेट एनर्जी इंपोर्टर, हम सबसे ज्यादा तेल खरीदते हैं और नेचुरल गैस वगैरह खरीदते हैं। उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? सबसे पहला सोल्यूशन कि जी हम रेन्यूएबल में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें, जो कि हमारी सरकार कर भी रही है। रेन्यूएबल एनर्जी में चाहे आपका सोलर हो गया, हाइड्रो हो गया, स्पेशली सोलर सबसे ज्यादा इनमें हमारी सरकार, भारत सरकार ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आजकल उन्होंने करना शुरू कर दिया है। किस लिए? ताकि हमारा बेसिकली कैड जो है वो हमारा कम रहे। दूसरा, हम ई व्हीकल्स में भी आजकल इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हम अपनी जो निर्भरता है उसको कम कर सके क्रूड ऑयल पर, तेल पर, ठीक है, नेचुरल गैस पर। अब बात करते हैं सोलर प्लांट्स की। सोलर प्लांट्स के लिए भी भारत सरकार बहुत सारी सब्सिडीज दे रही है कि जी आप सोलर पैनल्स पे सब्सिडीज लो और आप अपने घरों में और खेतों में सोलर पैनल्स का यूटिलाइजेशन करो, राइट? अपने और बाकी चीजों के लिए भी COP26 एक बहुत बहुत बड़ा कदम था जहां पर हमने ये प्रॉमिस किया था कि हम जो है जितना भी एनर्जी का हमारा कंजम्पशन होता है उसका 50% जो है 2030 तक रेन्यूएबल रिसोर्सेज से करना शुरू कर देंगे। एक बहुत ही बड़ा वादा था, अगर पूरा होता है तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट साबित होगी ये। फिर बात करते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग की। जो हम पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंड करने का जो हमारा सपना है, हम ऑलरेडी उसका जो 10% टारगेट हमने रखा था वो टाइम से पहले अचीव कर लिया है। अब सरकार का सपना है कि 2025 तक हमने ये 20% ब्लेंडिंग को अचीव करना है और होपफुली हम ये भी अचीव कर लेंगे। तो ये कुछ सोल्यूशंस हैं। आपके एग्जाम में कुछ भी इनके बारे में आए तो आप इनमें से चूज कर सकते हैं। ऑल्सो अगर डिस्क्रिप्टिव में अगर आपका कोई भी ऐसे आता है इकोनॉमी से रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड, तो ये सारे सोल्यूशंस आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए दूसरी बात करते हैं गोल्ड इंपोर्ट की। गोल्ड इंपोर्ट, गोल्ड हम बाहर के देशों से बहुत ज्यादा खरीदते हैं जिसकी वजह से हमारा कैड जो है वो बढ़ा हुआ है। उसका सोल्यूशन है जी ये 2 स्कीम, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। इसमें भारत सरकार क्या कहती है कि जी आप हमारे पास अपना सोना जो है वो जमा कर दो ताकि हमें बाहर से ना लेना पड़े और उसके बदले हम आपको ब्याज देंगे, उसके बदले हम आपको इंटरेस्ट देंगे। तो ये सारी चीजें जो है यहां पर करी जाती है। अगर आपको इन सारी चीजों को डिटेल में जानना है तो जो सुबह 7 बजे मैं द बिगर पिक्चर लेती हूं अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर, वहां पर मैंने इन दोनों ही स्कीम्स में क्या डिफरेंस है और इन दोनों ही स्कीम्स में क्या कुछ इंटरेस्ट रेट मिलता है, क्या कुछ एग्जैक्टली होता है, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में समझाई हुई हैं। आप प्लीज वहां पर जाके देख सकते हैं, ठीक है जी। चलिए तीसरी बात करते हैं एडिबल ऑयल की। देखिए ये तो मेरे हिसाब से बहुत ही बेफिजूल का खर्चा है जो हम करते हैं। एडिबल ऑयल्स मतलब जो खाने के तेल होते हैं वो भी हम बाहर से खरीद रहे हैं। मतलब क्रूड ऑयल तो मुझे समझ आता है कि हम यहाँ पर बना नहीं सकते, हमारे यहाँ पर है नहीं, ये सब समझ आता है। बट एडिबल ऑयल हम ऐसा देश है भारत जहां पर मस्टर्ड बहुत अच्छे से उग सकती है, कॉटन उग सकती है, पाम उग सकता है, सब कुछ उग सकता है और उनसे तेल निकाला जा सकता है। पर फिर भी हम क्यों बाहर से तेल खरीद, ये एडिबल ऑयल
यहाँ पर तेल है, ये खाने वाले तेल की बात कर रही हूं मैं, एडिबल ऑयल हम क्यों खरीद रहे हैं? तो कहीं ना कहीं सरकार को ये वाला खर्चा जो है कम करना चाहिए और एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी अच्छे रिफॉर्म्स लेकर आने चाहिए ताकि कॉटन फार्मर्स को, जो मस्टर्ड, जो सरसों उगा रहे हैं, उन किसानों को फायदा हो, वो ज्यादा से ज्यादा सरसों उगाए और ये वाला जो इंपोर्ट है एटलीस्ट ये वाला बिल तो हमारा कम हो। ठीक है, सरकार जो है ज्यादा से ज्यादातर किस चीज पर ध्यान देती है? गेहूं पर, चावल पर, इन पर एमएसपी भी मिलता है, इन्हीं पर ज्यादा ध्यान देती है। बाकी और जो चीजें हैं, एमएसपी की इतनी बड़ी लिस्ट है बट उसमें से सबसे ज्यादा ध्यान किस पर दिया जाता है? गेहूं पर, चावल पर, बट किस चीज पर भी ध्यान देना चाहिए? इन सारी चीजों पर भी, क्योंकि ये हमारा कैड कम करेंगी, है ना। तो ये सारी चीजें भी, ये सारे स्टेप्स भी भारत सरकार को उठाने चाहिए अंडर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, अंडर एमएसपी, है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथी चीज की जो हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक के आइटम्स हैं जो हम वो इंपोर्ट करते हैं। उसके लिए भी भारत सरकार ने एक सोल्यूशन प्रपोज करा है जी, जो है पीएलआई, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसके तहत भारत सरकार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को ये बोलती है कि आप ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर करिए और जितना आप मैन्युफैक्चर करोगे और जितनी आपकी इंक्रीमेंटल सेल होगी, यानी आपकी ज्यादा बिक्री होगी, उसमें हम आपको 4 से 6% का इंटरेस्ट देंगे या फिर किसी ना किसी तरीके का आपको इंसेंटिव देंगे, आपको सब्सिडी देंगे, ताकि आप ज्यादा प्रोड्यूस करो, अपनी पहले तो डोमेस्टिक डिमांड्स पूरी करो, उसके बाद जो भी आपका प्रोडक्शन या जो भी आपका प्रोड्यूस है वो बच जाए, उसको आप बाहर एक्सपोर्ट करो, तो जिससे कैड भी कम होगा और डेफिनेटली हमारे यहाँ का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी स्ट्रांग होगा। पीएलआई स्कीम मैं आपको बता दूं, इनिशियली 3 सेक्टर्स में पीएलआई स्कीम दी जाती थी, अभी उसको बढ़ा बढ़ा के उसको एक्सपैंड कर करके पीएलआई स्कीम अब 14 सेक्टर्स में भारत सरकार दे रही है, राइट। उसके बाद बात करती हूं, उसके बाद बात करते हैं आरबीआई का वोस्त्रो अकाउंट। वोस्त्रो अकाउंट हाल ही में जो है आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करा है। इसके तहत क्या है कि हम डॉलर की जगह रुपी में बेसिकली ट्रेड कर सकते हैं, तो इससे भी हमें काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी प्रॉब्लम की। आपको अगर याद हो तो मैंने 3 प्रॉब्लम्स लिस्ट डाउन करी थी, उसमें से दूसरी प्रॉब्लम है पॉवर्टी और इनइक्वालिटी। आपको आपकी जानकारी के लिए मैं कुछ यहां पर डेटा आपके सामने शेयर करना चाहती हूं। सबसे पहला है, हमारे यहां पर इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी है कि हमारे देश में सिर्फ 10% पीपल, 10% पीपल जो है वो उनके पास 57% पैसा है, वेल्थ है। और अगर दूसरी तरफ बात करूं, जो बाकी के बचे हुए जो 50% लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ 13% जो है वेल्थ यानी पैसा, जो पूंजी है वो होल्ड कर सकते हैं। तो यहां पर मतलब होल्ड करते हैं, तो यहां पर जो है आप एक इनइक्वालिटी देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा असमानता है। थोड़े से लोगों के पास तो इतना ज्यादा पैसा है और जो मेजॉरिटी लोग हैं उनके पास थोड़ा सा पैसा है। ठीक है, तो आप ये असमानता यहां पर देख सकते हैं, जिसको ठीक करने की हमें डेफिनेटली जरूरत है, राइट। अच्छा, इसको अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहती हूं। जब हम 5 ईयर प्लान्स की बात करेंगे, 5 ईयर प्लान्स की जब मैं बात करती हूं तो सबसे पहला हमने शुरू किया था कि जी एग्रीकल्चर सेक्टर को, क्योंकि आपको पता है हमारे देश में ज्यादातर जो लोग हैं वो खेती बाड़ी पर निर्भर हैं, राइट। तो पहला जो हमारा 5 ईयर प्लान आया था उसमें क्या बात हुई कि हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करते हैं। और जब दूसरा प्लान आया, दूसरा प्लान में हमने बात करी कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करते हैं, यानी कंपनीज लगाते हैं, इंडस्ट्रीज लगाते हैं। ये प्लान बहुत अच्छा था, जिसको हम महालनोबिस मॉडल भी बोलते हैं। प्लान बहुत अच्छा था बट ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि करप्शन, एफिशिएंसी नहीं थी, बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा प्लान था बट ये सफल नहीं हो पाया। तो एक तरफ जो हमने पहले प्लान में एग्रीकल्चर पे फोकस करने की बात करी, दूसरे प्लान में इंडस्ट्रीज पे फोकस करने की बात करी, दोनों को ही हमने प्लान तो करा बट दोनों को ही हम बेसिकली एक सक्सेसफुल सपना नहीं बना पाए। ना हमने एग्रीकल्चर पे हम बेहतर परफॉर्म कर पाए, ना हम इंडस्ट्रीज को लेकर बेहतर परफॉर्म कर पाए। और ये चीज जो है भारत सरकार को, उस टाइम की सरकार को 1980 और 1990 तक आते आते रियलाइज हुई, बट कि हम ये जो है हम अच्छे से नहीं अचीव कर पा रहे हैं। बट उस टाइम तक हम बहुत लेट हो चुके थे। हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर बिल्कुल काम नहीं किया, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी बहुत अच्छा नहीं कर रहा था और हम इन सब के चलते 40 साल पीछे हो गए। और जिसकी वजह से, और सिर्फ यही नहीं हुआ, लोगों का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर से विश्वास भी उठ गया, जिसका जो नतीजा है वो आपको
2020 में भी देखने को मिला इस किसान आंदोलन के टाइम पर। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था? किसान जो है वो विश्वास ही नहीं कर रहे थे सरकार पर, क्योंकि सरकार के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऐसे थे जिनकी वजह से जो किसान है उनको फायदा हो ही नहीं रहा था। राइट, चलिए अब हम बात कर लेते हैं। तो बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमें रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, क्योंकि हम सबको पता है हमारे देश की अभी भी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो खेती बाड़ी पर ही निर्भर करती है। अब कुछ ओवरऑल सॉल्यूशंस की मैं बात करना चाहती हूं। यहां पर जितनी भी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करी हैं, कुछ ओवरऑल सॉल्यूशंस हैं उनके। सबसे पहला है हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस करना पड़ेगा हमें, ठीक है। देखिए, किसी भी देश को बेटर बनाने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं। सबसे पहला, अगर उस देश में क्वालिटी एजुकेशन हो। दूसरा है एक अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। अगर आप जिस स्टेट में रहते हो उसी स्टेट में अगर आपकी कंपनीज हैं तो आपको कहीं भी दूसरे स्टेट में माइग्रेट होके नहीं जाना पड़ेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए, और इंडस्ट्रियलाइजेशन से बहुत सारे लोगों को ऑफ कोर्स रोजगार मिलता है। और अगर आपके यहां पर एक कंपनी खुल जाती है तो उसके सहारे उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी और पूरी उसी बेल्ट में बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे रोजगार जो होते हैं वो खुल जाते हैं। एग्जाम्पल है मानेसर में, आपको पता होगा मारुति प्लांट है। जब वो लगा था तो उसके आसपास कुछ नहीं था। अब ये गुड़गांव मानेसर वाली जो बेल्ट है, ये पूरा जो है यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज धीरे धीरे टाइम के अनुसार पैदा हो गई है। किस चीज का रिजल्ट है? ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का रिजल्ट है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। दूसरा सोल्यूशन है जी R&D। आपको पता है इंडिया 1% भी, अपनी जीडी का 1% भी पैसा R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नहीं खर्च करता। क्यों नहीं करते? हम करना चाहिए। जब तक हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी? तो एक ये वाला भी सेक्टर है जहां पर हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। उसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारी चीजें भी हमें अपने कल्चर में धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। उसके बाद ऑटोमेशन हो गया, डेटा साइंस हो गया, ये सारी चीजें भी एक तरीके से सोल्यूशन है अपनी इकोनॉमी को और अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए। एजुकेशन की मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूं, और इसके लिए हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं पर्सनली बहुत अप्रिशिएट करती हूं उस कदम को, जो कि है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 में आई थी, जिसके तहत बहुत सारे अलग अलग रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे गए। तो ऐसे एजुकेशन में ऐसे रिफॉर्म्स, ऐसे बदलाव की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। राइट, और स्किल डेवलपमेंट की भी बहुत ज्यादा आज के टाइम में जरूरत है। अगर ये सारी चीजें हम कहीं ना कहीं सोल्यूशन के तौर पर अचीव कर लेते हैं तो हमारी इकोनॉमी की बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। तीसरा जो मुद्दा बताया था मैंने, तीसरा जो प्रॉब्लम बताया था वो है जी रिसेशन। रिसेशन, इंडिया के रिसेशन पे आने से पहले मैं आपको बाहर के देशों के इन्फ्लेशन पर लेके जाना चाहती हूं। आपको पता है आज का टाइम है ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का, मतलब सारे जो देश हैं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अगर एक देश में कोई प्रॉब्लम होती है तो दूसरे देश में भी उसका इंपैक्ट पहुंचेगा। अगर रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है तो ऐसा नहीं है सिर्फ रशिया और यूक्रेन पर ही उसका इंपैक्ट पहुंचेगा, नहीं, इंडिया पर भी पहुंचेगा, यूएस पर भी पहुंचेगा, यूरोप पर भी पहुंचेगा, सब पर पहुंचेगा। ये होता है एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के साइड इफेक्ट्स। राइट, अब मैं बात कर लेती हूं कि कुछ इन्फ्लेशन जो मैं आपको दिखा रही थी, तो यूके में आप सभी को पता है वहां की सरकार भी गिर गई थी। लिज ट्रस की जो सरकार थी वो 40 दिन में गिर गई थी। उसके बाद ऋषि सुनक आए। ऋषि सुनक भी हालांकि चीजों को संभाल नहीं पा रहे हैं। उनके टाइम में भी इन्फ्लेशन को लेके काफी ज्यादा जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो वहां की आप इन्फ्लेशन देख सकते हैं 11% बढ़ी हुई है। ये अक्टूबर 2022 का डेटा है, मैं आपको बता दूं। यूएस में भी इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ा हुआ है, 7.7% है। अगर मैं अपनी इंडिया की बात करूं, हाल ही में हमने थोड़ा कम किया है, 6% के आसपास है, बट फिर भी इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा पॉइंट है। मैं आपको कनेक्ट करके बताती हूं। देखिए, जब किसी भी देश की महंगाई बढ़ती है तो उस देश की सरकार और उस देश का सेंट्रल बैंक क्या करता है, उस टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट होते हैं, जिसको हम रेपो रेट बोलते हैं, उसको इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज क्यों करता है? क्योंकि जब ब्याज दर बढ़ जाएगा तो हमारे जेब में पैसे कम हो जाएंगे। कैसे कम होंगे? जब ब्याज दर बढ़ जाएगा तो आपको अगर लोन लेना है तो वो आप लोन नहीं लोगे, आपकी जेब में पैसे कम हो जाएंगे। जब पैसे कम है मतलब हमारी परचेजिंग पावर कम है। परचेजिंग पावर मतलब अगर ये पेन आप 10 रुपए का पहले खरीद सकते थे, अगर आपके जेब में बहुत पैसे हैं, मान लो ये 10 रुपए का पेन आता है, बट आपके जेब में क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे है, तो दुकानदार अगर आपको ये बोलेगा जी इस पेन को ना 15 रुपए में, मैं 15 रुपए में बेच रहा हूं, तो शायद आप 15 में भी ले लोगे, है ना, क्योंकि आपकी जेब में पैसा है। अगर पैसा नहीं होगा तो आप सोचोगे ना 10 बार की यार पैसा तो है नहीं, तो ये 15 रुपए तो महंगा है, तो मैं शायद नहीं लेता हूं इसको। राइट, तो बेसिकली इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का आरबीआई का यही वो होता है कि आप कम से कम मार्केट में जो है वो खर्चा करो, कम से कम इन्वेस्ट करो मार्केट में, जिससे जो बढ़ी हुई महंगाई है वो बेसिकली कंट्रोल में आ जाए। अब इसका एक साइड इफेक्ट ये भी होता है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाता है तो वो लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ जो कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो जाती है और ये रिसेशन जैसी समस्याएं हम फेस करते हैं।
ठीक है जी। तो ये थे 3 बड़े मुद्दे और इनके सॉल्यूशंस। आई होप आज का लेक्चर जो है वो मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर था, और आई एम श्योर आपको काफी इंफॉर्मेशन आपको इससे मिली होगी, राइट। जाते जाते मैं आप सभी को बताना चाहती हूं कि अगर आप आरबीआई ग्रेड डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं वहां पर करंट अफेयर्स आपके कंडक्ट करती हूं। आपको उस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए Y674 ये कोड यूज करिए, और 22 दिसंबर से ऑलरेडी हमारी क्लासेस शुरू हो गई हैं। 1 घंटे की मैं वहां पर क्लास लेती हूं, आपके सारे डाउट्स, पीडीएफ्स वगैरह सब कुछ आपको अवेलेबल करवाया जाएगा वहां पर। तो आरबीआई ग्रेड बी या सेबी के लिए या फिर सिडबी के लिए भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं करंट अफेयर्स मुझसे, तो Y674 ये कोड यूज करिए, एंड आई एम श्योर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये कोर्स। और जाते जाते मैं एक और चीज आपको बताना चाहती हूं कि रोज सुबह 7 बजे मैं अंडर 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर द बिगर पिक्चर कंडक्ट करती हूं, जहां पर मैं करंट अफेयर्स कवर करवाती हूं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। तो आप मुझसे यहां भी 7 बजे जुड़ सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। अगर आपको कोई भी बुक चाहिए तो बुक्स पर भी हमारा 22% जो है वो ऑफ चल रहा है, उसके लिए भी आप जो है Y674 जो कोड है वो यूज कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर से कुछ बर्निंग इश्यूज और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ आऊंगी। टिल देन टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय बाय।